गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। रिपोर्ट की पहली खबर में आपको बताएंगे कि घर बैठे सर्विस देने वाला प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी एक बार फिर विवादों में है। मुंबई के वडाला इलाके में एक महिला ने अर्बन कंपनी की थेरेपिस्ट पर मारपीट, बाल खींचने और चेहरे पर मुक्के मारने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की देखी जा सकती है। वडाला में अपने बेटे के साथ रहने वाली 46 वर्षीय महिला फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जूझ रही थी। राहत पाने के लिए उन्होंने अर्बन कंपनी ऐप के जरिए मसाज सर्विस बुक की थी। तय समय पर थेरेपिस्ट महिला के घर पहुंची, लेकिन विवाद की शुरुआत सर्विस शुरू होने से पहले ही हो गई। पीड़िता के अनुसार थेरेपिस्ट अपने साथ एक बड़ा मसाज बेड लेकर आई थी। थेरेपिस्ट के व्यवहार और घर में इतने बड़े सेटअप को देखकर महिला असहज हो गई। उन्होंने तुरंत मन बदला और सेशन कैंसिल करने का फैसला किया। जैसे ही महिला ने ऐप पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू की, आरोप है कि थेरेपिस्ट अपना आपा खो बैठी। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बुकिंग रद्द होने से गुस्साए थेरेपिस्ट ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि थेरेपिस्ट ने महिला के बाल खींचे और चेहरे पर मुक्के मारे। मारपीट के दौरान महिला को जमीन पर गिरा दिया गया, जिससे उनके शरीर पर कई खरोंचे आई। बीच बचाव करने आई महिला के बेटे के साथ भी धक्का मुक्की की गई। जानकारी के लिए बता दें कि घटना के बाद महिला ने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो चुकी थी। वडाला पुलिस ने इस मामले में एनसी दर्ज कर ली है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक ऐप पर थेरेपिस्ट की पहचान और नाम से जुड़ी कुछ तकनीकी खामियां पाई गई, जिन्हें बाद में अपडेट किया गया और पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। हमारा इससे जुड़ा पुराना अनुभव रहा है। हम 1.5 अरब लोगों के देश में रहते हैं जहाँ झूठी कहानियां बहुत फैलती हैं और लोग बेहद भावुक हो जाते हैं, इसलिए अंतिम सच्चाई सामने आने दीजिए। एक एक्स यूजर ने लिखा, सिर्फ इसलिए कि परिवार के लोग अंग्रेजी बोलते हैं और ऊंचे तबके से है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई गलती नहीं है। उस अर्बन क्लैप महिला का असली पक्ष अभी किसी को पता नहीं है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, लेकिन अर्बन कंपनी की लड़की को ग्राहक के साथ हिंसक व्यवहार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऑर्डर कैंसिल हुआ तो वो अर्बन कंपनी की जिम्मेदारी है, ग्राहक की नहीं। क्या अर्बन कंपनी इस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की दूसरी खबर की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह दिन ब दिन मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ रही है। भारतीय रेलवे की एक ट्रेन में हाल ही में एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना सामने आई। एक मुस्लिम महिला जो नकाब पहने ट्रेन में सफर कर रही थी, अचानक कुछ पुरुष यात्रियों के निशाने पर आ गई। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती उससे वंदे मातरम बोलने का दबाव बनाते हैं और ना बोलने पर भारत छोड़ने को कह रहे हैं। महिला मजबूती से अपनी बात रखती है। वो कहती है कि वो भारतीय है, भारत नहीं छोड़ेगी, लेकिन किसी के दबाव में नारा नहीं लगाएगी। इसी दौरान वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नारे तेज होने लगते हैं और महिला अपना मोबाइल निकालकर पूरी बातचीत रिकॉर्ड करने लगती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि बाद में रेलवे पुलिस को ट्रेन में दखल देना पड़ता है, लेकिन महिला का विरोध करने वाला एक शख्स पुलिस से कहता है कि इस महिला के दिल में नफरत है, इसलिए ये वंदे मातरम का विरोध कर रही है। वहीं पीछे से महिला कहती सुनाई देती है कि ये लोग मुझे कह रहे हैं वंदे मातरम बोलो या भारत छोड़ो। द मुस्लिम ने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस की घटना जनशताब्दी एक्सप्रेस एक सम्मेलन से लौट रहे एबीवीपी के छात्रों ने एक मुस्लिम महिला पर उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर वंदे मातरम बोलने का दबाव डाला। वीडियो में ये मांग साफ साफ सुनी जा सकती है। महिला ने इस दबाव का डटकर विरोध किया। प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, किसी को भी उसकी पहचान के आधार पर धमकाना देशद्रोह है। नारा नहीं कहा तो भारत छोड़ो, ये तानाशाही है, राष्ट्रवाद नहीं, और ऐसे लोग छुट्टा घूम रहे हैं। हर भारतीय को अपनी आस्था के साथ सम्मान से जीने का हक है। टीम राइजिंग फाल्कन ने एक्स पर लिखा, वंदे मातरम बोलो या भारत छोड़ दो, इस्लामोफोबिया। ट्रेन में यात्रा कर रही एक मुस्लिम महिला को परेशान किया गया और उस पर वंदे मातरम बोलने का दबाव डाला गया। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो उससे कहा गया कि वो भारत छोड़ दे। महिला ने इसका कड़ा विरोध किया और अपने अधिकारों की बात करते हुए जबरदस्ती पर आपत्ति जताई। ये घटना धार्मिक उत्पीड़न और जबरन राष्ट्रवाद को उजागर करती है और सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक और एक्स यूजर ने लिखा,
यूजीसी विरोध टेम्पररी है, लेकिन मुसलमानों की लिंचिंग और प्रताड़ित करना परमानेंट है। ट्रेन में एक मुस्लिम महिला को जबरदस्ती वंदे मातरम बोलने और देश छोड़ने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन बहन ने करारा जवाब दिया है। मोर पावर टू हिजाब गर्ल। कुल मिलाकर ये घटना भारत में जबरदस्ती के नारे लगवाने और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की एक और मिसाल बन गई है। फिलहाल गली न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब बढ़ते हैं इस बुलेटिन की तीसरी और अहम खबर की तरफ। जी हाँ, AIMIM की शहर शेख के लिए इम्तियाज जलील का एक बयान इस वक्त खूब वायरल है। आइए सुनवाते हैं आपको। हम हारे तो परेशानी होती है कि हम किसी को जिताने के लिए आए हैं, और अब हम जीते हैं तो उसकी परेशानी हो रही है कि ये जीते कैसा है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो गई है कि हम हारना भी नहीं और जीतना भी नहीं है करके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने लेकर आए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको बोलना नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसको भोंकना है वो भोंकते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद आगे के आपके अगर जो भी सवाल होंगे तो हम आपके सवाल में आज जो भगवा पहने हैं, क्या इसका भी कोई मकसद है? देखिए, मेरी गाड़ी के अंदर भगवा भी था, हरा भी था, नीला भी था, पीला भी था, सफेद भी था। अफसोस इस बात का ये हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है। कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पहना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना, ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं सुमैया जी को जो कि हरे रंग से बड़ा ही तकलीफ थी, उन्होंने कई सवाल उठाए चार्ट शीट को लेकर, कंप्लेंट भी की। देखिए, अब चूंकि अब आप लोगों ने बात शुरू ही की है तो मैं आप लोगों को कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें से एक दो ही बयान आपको सुनाऊंगा। मैं ज्यादा ना तो फालतू चीजों के अंदर मैं ये करता हूं। तो अगर समझते हैं ना, वो भाषा में धमकी लेके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, हमारे मस्जिदों के अंदर आके कम करके मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुमरा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक MLA अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं, मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहां पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर। तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके। और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब, हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोतले से पूछता हूं, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए हैं हमारी बच्ची को? या हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंडर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके। ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है?
मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं करके। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं करके? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, ये सुनिए, हटाओ उनको। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजीनगरने भगव्याची शान राखली। तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं की नाही आम्ही हिरवा रंग मुंबऱ्यामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट कि उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिसेस इशू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं आपके जरिए ये तोतले को बोल रहा हूं कि तुमने इस बच्ची के, छोटी बच्ची है, पहली मर्तबा जीत कर आई है, उसका जोश है, लेकिन मैं अगर बोल के जा रहा हूं, अब तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं कि मेरे खिलाफ तू क्या कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि कायदे कानून हमको भी अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। हम कोई डर के दब के झुक के है तो ये करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर से ये बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर और तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे, मुमरा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है, मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। और तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके। तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है। पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है, क्या है, क्या ये। पोलिसांनी आज स्टेटमेंट जारी केले की त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याची माफी मागितली, म्हणून माफी मागितली गेली आहे की नाही तो स्पष्टीकरण आलेलं। देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले हैं। जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है। ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए, लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसा जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके। भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है। और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने
हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है करके उसमें। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का खत्म हो चुका है। अब इम्तियाज जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोलकर जा रहा है। तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है कर ले। लिखित में पुलिस को माफीनामा दिए क्या? माफीनामा दिला है कि नहीं? एक लेटर वायरल हुआ है, एक लेटर वायरल हुआ है जो कॉपी टू किरीट सोमैया है और वो पुलिस ने दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि शहर ने नोटिस के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आकर स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में लिखित में उस अपने बयान के लिए शहर ने माफी मांगी है। काय हे की शहरला आम्ही प्रश्न विचारलो होतो याच्या बाबतीत आणि तिला स्पष्टपणे आम्ही सांगितलं होतं की कोणत्याही प्रकारे आपल्याला माफी मागायची नाही आहे। आणि तिला जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली आहे की मुंबईला हिरवा करायचं आहे, मुंब्राला सॉरी, जशा गिरीश महाजन नाशिकला सगळं हिरवं जे होतं ना ते कापण्याची तयारी करत होते ते। गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था। पूरी के पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसमें। आप इसको इस नज़रिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुंब्रा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुंब्रा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं करके। आपको हरा ऐसा लग गया कि ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके उसमें। क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस अपना होर्डिंग लगाकर अगर ये कह सकता है कि छत्रपति संभाजी नगर ने भगवाकरण केलेला आहे करके। इम्तियाज भाई, इसी सवाल में आपने मराठी में जवाब की शुरुआत की थी, वही जवाब हिंदी में दोहराए। पण ते प्रश्न आज आहे की त्यांनी मागितली हे स्टेटमेंट दिला आहे का पोलीस स्टेशनमध्ये? तर पोलिसांचं अधिकृत पत्र आहे, माफीनामा दिला आहे आणि पोलिसांनी असं सांगितलं, बाईट पण दिलाय अधिकृत पत्र आहे। माफीनाम्यामध्ये त्यांनी बघा काय आहे की इतकी लाचार, मैंने सुनिए, इतनी लाचार मुंब्रा पुलिस को चंद मवाली गुंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मुंब्रा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके। सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो, किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं? तो आप ये इस बच्ची के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं, अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज़्यादा हेट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है करके। भाई हरे रंग का उन्होंने भगवे रंग का बोले है करके। इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों? उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। सर, इस मामले में आपकी सीनियर, जब ये मामला आप सुने नोटिस का और उसके ऊपर दबाव बनाने का, तो आपने यहाँ के सीनियर डीसीपी कमिश्नर से आपने बात किया कि आप किस बात की नोटिस? मैंने किसी से भी, किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किया मैंने, और मैं समझा नहीं जरूरी कि इन लोगों से बात करना करके। तो हमने नोटिस दिए थे, हम उस नोटिस को है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की हमारी तैयारी थी। इम्तियाज भाई, आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार हैं
ऐसे ही सवाल आप भी किया करते थे। शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है? कोई भी नहीं, इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना। शहर ने तो सिर्फ मुमरा के बारे में बोली है कि मुमरा को हरा करना है। मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता, जरूरी नहीं है, सिर्फ हरा बोला गया, तो लोगों का यही कमेंट है। नहीं, लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको है तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ तो भी ढूंढते रहते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुमरा तो बहुत छोटा है, थाने पूरा भगवा है, तो ये छोटे मोटे नेता छोटी मोटी बात क्या कर लेंगे, इस पर क्या? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, तो वो जायज है, वो जायज है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुमरा हरा है, मुमरा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात, बस टीवी खोलो तो मुमरा हरा हिरवा, इसी के अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई, अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम चुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, खाने के उन्होंने यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें, लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, आप इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। ऐसा दूध में से मक्खी निकालते हैं निकाल। इम्तियाज भाई, शहर की तरफ आते हैं, 5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम? देखिए, हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग, इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है करके। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे पूरी तरीके से। क्या है कि एक मर्तबा जीत हासिल होने के बाद आपके भी हौसले बुलंद होते हैं इसमें। आज तक हमारे पास जो नौजवान तबका था, यंगस्टर्स थे, वो मजलिस के साथ जुड़े। अब आज हमारे पास डॉक्टर आसिफ जैसे लोग हैं, के जैसे बिल्डर है, और भी अच्छे अच्छे लोग जो है वो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे साथ, मन्नान भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जितना मजलिस के जीतने की हमको खुशी थी, उतना ही अफसोस मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात को लेकर है कि मुंबई में ये 2 सीट जीते कैसा करके। भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा एक नेता वाले ही मांग कर रहे हैं क्या कि उसी को पार्टी से निकालो। किसको आप जिक्र कर रहे हैं अमरावती वाली का, खुद बीजेपी वाले भी वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको पार्टी से निकाला जाए। देखिए, मैंने मनपा चुनावों के बाद मैंने अभी उनका एक स्टेटमेंट सुना है कि इस देश के अंदर अगर रहना होगा तो सिर्फ भगवा और नीला चलेगा। इनको तो नीला भी नहीं चलता है साहब, भाजपा को नीला भी नहीं चलता है। पहले वो सोच रहे हैं कि हरे को निपटाए फिर नीले पे आए करके उसमें। उनकी षड्यंत्र, उनकी साजिश यही है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हरे को निपटाने के चक्कर के अंदर नीला भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है करके, और अब भगवा भी हमारे साथ में आ गया है करके। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है। जिस एकनाथ शिंदे साहब का आप जिक्र कर रही है मैडम, 1 खासदार, 5 आमदार, 1 पालक मंत्री मेरे शहर के अंदर, हमने 33 सीटें जीते, वो 13 सीटें जीते। इसी को जोड़ के सवाल है कि बीएमसी चुनाव में 2 भाई साथ भी आए, उसमें से एक भाई की पार्टी आपसे भी कम सीट लेकर आई। क्या कहेंगे स्थिति पर, जिस तरह की भविष्य में स्थिति बन रही है? देखिए, लोगों को समझ में आ रहा है कि राजनीति के अंदर कैसे घटिया घटिया खेल किए जा रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे साहब है तो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो हम भी हेलीकॉप्टर लेके जाके उनको गुवाहाटी टहला के लेके आ सकते हैं।
ये इतना खुले तौर के ऊपर कोई बोलता नहीं है, हम बोलेंगे। आपकी इजाजत हो, सिर्फ एक सवाल शहर से है। शहरामध्ये जायचं तुमचा बद टिप्प्यात है वो पुलिस वाले परेशान हो जाते साहब। मेरे को एक पुलिस वाला बोला कि साहब वो उन्हें आता है, हमको इतनी प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें क्या बोलता है और हमको समझ में नहीं आता है क्या। तो अब ये लोगों को क्या हो गया है कि इनको ऐसा लगता है कि हम MIM के अगेंस्ट नहीं बोले तो हमको मीडिया वाले दिखाएंगे ही नहीं, मीडिया वाले हमारे पीछे आएंगे ही नहीं करके उसमें। तो MIM के खिलाफ बोलते रहो तो मीडिया वाले बूम लेके घूमते रहेंगे उसमें। शहर मैं बोल दिया हूँ ना, शहर की तरफ से। देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने शहर की तरफ से, आप ये समझ लीजिएगा कि मैं शहर की तरफ से बोल रहा हूँ। आप शहर से क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? हाँ ये है, हाँ उतना तो मैं भी चाहूंगा, उतना तो मैं भी चाहूंगा। ये रिकॉर्ड करिए आप लोग, बोलिए कैसे हराया। बोलो 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 थोड़ा मोठे ने माइक आमच्या इकडे थोड़ा आगे हो। और वैसे जितने भी स्टेटमेंट्स इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स हैं। हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात उन्होंने डिस्कस करी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के प्रेशर में आकर के मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा चाह रही। ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ। लेकिन थैंक यू सभी उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की। कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए, कैसे हराया। सर जी एक प्रश्न जो विचारतोय की तुम्ही स्टेटमेंट दिला आहे का की तुमचे वक्तव्य केलं? माफीनामा देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने स्टेटमेंट्स क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रेलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था, जो आरजेडी का भी झंडा है अगर आप देखें तो, और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है। जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है। बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है। बट ये फॉल्स एलिगेशंस हैं। जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग MIM पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स, और वो हिंदू भाई बहन भी है। हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जात के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है। तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें। MIM पार्टी एक पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में ये यूज़ करते, ये हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम इस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती। जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो प्लीज़ इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करिएगा। दूसरा एक मुद्दा बस ये इतना प्रोटोकॉल है लोकल भेट घेणार आहे किंवा प्रोटोकॉल है वो भाई बोलूंगा बाद में। नहीं सुनिए, इनकी तरफ से मैं बोलता हूँ, अगर मुंब्रा के विकास के लिए अगर हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, उप मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, वो एक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, पैसा है तो आसमान से नहीं आता है ना ज़मीन से उगता है। अगर हमारे शहर के विकास के लिए अगर हमारे पूरी की पूरी टीम को अगर जाना पड़े किसी के पास तो यकीनन जाएंगे, और हम पार्टी की तरफ से उनको ये इख्तियार देते हैं कि अपने शहर के विकास के लिए अगर आपको जिस किसी के पास जाकर अगर शहर का विकास होता है तो उसके लिए ज़रूर जाए। ठीक है, नहीं बोल लो।
इतना क्यों परेशान करो? थैंक यू वेरी मच। चलिए अब बात करते हैं एक हादसे के बारे में जिसने महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हलचल मचा दी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग तंज करने और मीम्स बनाने से बाज नहीं आते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया। जिस प्लेन में वे सफर कर रहे थे वो बारामती में उतरते वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे में उनके साथ 4 और लोगों की भी मौत हो गई। अजीत पवार की मौत के बाद उनका साल 2024 का एक पुराना ट्वीट फिर से सामने आया है। उस ट्वीट में उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हुए कहा था कि जब भी हम हेलीकॉप्टर या प्लेन में सफर करते हैं और लैंडिंग बहुत स्मूथ होती है तो समझ लेना चाहिए कि प्लेन किसी महिला पायलट ने उड़ाया है। 2 साल बाद हुए इस हादसे में अजीत पवार की जान चली गई। प्लेन में 2 पायलट थे, कैप्टन सुमित कपूर जिनके पास उड़ान का लंबा अनुभव था और शांभवी पाठक। अब इस ट्वीट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उसे लेकर मजाक और अजीब से मीम्स बनाने लगे हैं। लोग उनके उस पुराने ट्वीट को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ तो इसे जोड़कर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये चर्चा एक रोलिंग की तरह फैल गई है और लोग इसे शेयर करते जा रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद दुख का इजहार करते हुए एक एक्स यूजर ने एक ट्वीट किया। एक बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली पायलट शांभवी पाठक ने भी अजीत पवार के साथ हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी। मुझे उम्मीद है कि लोग उनके लिए भी उतना ही शोक जताएंगे जितना वे एक भ्रष्ट नेता के लिए कर रहे हैं। शांति से विश्राम करो शांभवी पाठक। वहीं इस पर आलोक आनंद नाम के एक एक्स यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, ये लड़की खासकर जिसका एक्स क्रोमोसोम होता है अभी स्कूटर चलाना भी नहीं सीख पाई है और अगर उसे विमान दे दिया जाए तो यही होगा। शांभवी के लिए अफसोस है, लेकिन पुरुष प्रधान नौकरियों में महिलाओं को नियुक्त करना एक तरह का आत्मघाती कदम है जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने जमकर आलोक आनंद की क्लास लगाई। काविश अजीज ने एक्स पर लिखा, कैप्टन शांभवी पाठक को पता था कि कुछ गड़बड़ है, इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, एयरक्राफ्ट अपनी स्टेबिलिटी खो रहा था। उन डरावने पलों में जब ज्यादातर लोगों के दिल डर से तेजी से धड़कने लगते हैं, उनका दिल शांत रहा, उनके हाथ कंट्रोल्स पर मजबूती से टिके रहे, उनका दिमाग खराब होती मशीन से भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। उनका एकमात्र विचार अपने बारे में नहीं था बल्कि उन यात्रियों के बारे में था जो उन पर निर्भर थे। उन्होंने कॉकपिट नहीं छोड़ा, उन्होंने कंट्रोल नहीं खोया, वो अपनी सीट पर बैठी रही, एयरक्राफ्ट को बचाने, नुकसान कम करने, जान बचाने के लिए आखिरी सेकंड तक लड़ती रही। क्योंकि एक पायलट यही करता है, उन्हें घबराने का ऑप्शन नहीं मिलता। वो एक प्रोफेशनल के तौर पर शहीद हुई जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभाई। तरुण गौतम ने ट्वीट किया, कैप्टन शांभवी पाठक को श्रद्धांजलि। जो लोग अजीत पवार की स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें ये जानना चाहिए, कैप्टन शांभवी पाठक ने एरोनॉटिक्स, एविएशन और एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी किया था। न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकेडमी से उन्नत फ्लाइट ट्रेनिंग ली थी। एमपी फ्लाइंग क्लब में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया था। रोशन राय एक्स पर लिखते हैं, आज बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत पवार को ले जा रहे विमान को कैप्टन शांभवी पाठक उड़ा रही थी। कैप्टन शांभवी एक युवा, बेहद काबिल और होनहार पायलट थी। उनका पूरा जीवन और करियर अभी सामने ही था। उनकी अचानक मौत ने सभी को गहरा सदमा दिया है। इस हादसे में अजीत पवार की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। दुख की बात यह है कि कोई उनके बारे में बात नहीं करेगा, कोई इनका नाम नहीं लेगा, कोई इनके घर जाकर सांत्वना नहीं देगा, लेकिन वे भी याद किए जाने के हकदार है। कृपया उन्हें भी अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं में याद रखें। अब एनसीपी नेता अजीत पवार के महिला पायलटों को लेकर दिए गए पुराने ट्वीट के मामले में एनसीएम इंडिया ने सोशल मीडिया पर एक तंज भरा पोस्ट साझा किया है जिसे लेकर तीखी आलोचना शुरू हो गई है। एनसीएम इंडिया ने महिला पायलट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आज उनके साथ एक महिला पायलट थी लेकिन फिर भी किस्मत। पोस्ट के साथ अजीत पवार प्लेन क्रैश हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया। इस पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, उस फ्लाइट में 2 पायलट थे, सुमित कपूर, शांभवी पाठक। लेकिन इस दुखद मौत के बाद भी मेंस राइट्स एक्टिविस्ट एनसीएम इंडिया सच्चाई पर बात करने के बजाय महिलाओं को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह देश में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हलचल मची हुई है, इसी दौरान हलचल मचाने वाला एक वीडियो सामने आया। कौन सा वीडियो है, क्या है ऐसा उस वीडियो में जिसने हंगामा बरपा कर रखा है, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 5वीं खबर में। शनिवार को YouTube पर एक वीडियो आया जिसका नाम है ऑल इज हेल। ये वीडियो देखते ही देखते बहुत वायरल हो गया। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनकी फीड में ये वीडियो जरूर दिखा होगा। इस वीडियो में उन्होंने मजाक और व्यंग्य के जरिए सरकार के फैसलों और मीडिया की हालत पर तीखा लेकिन सटीक कटाक्ष किया है। पूरब झा का ये सटायर वीडियो राजनीति की कई परतें खोलता नजर आ रहा है। शनिवार को पूरब झा ने अपने YouTube चैनल पर करीब 10 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो डाला। इस वीडियो की स्क्रिप्ट पूरब झा और शिवम वाजपेयी ने मिलकर लिखी है। इसके निर्देशक अनमोल पराशर हैं।
वीडियो में पूरब झा के साथ गौरव अरोड़ा, शिवम वाजपेयी, ओम कुमार चौहान, सुधीर खन्ना और हर्ष सक्सेना भी नजर आते हैं। ऑल इज हेल आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स की मशहूर चतुर की स्पीच के स्टाइल में बना है। इसमें आज के राजनीतिक हालात पर व्यंग्य किया गया है। साथ ही फिल्म के गाने ऑल इज वेल की तर्ज पर एक गाना ऑल इज हेल भी दिखाया गया है, जिसमें हाल की कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा किया गया है जिनसे देश में हलचल मची थी। वीडियो में एक किरदार ऐसा है जो एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार से प्रेरित लगता है और जिस पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप व्यंग्य के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा एक काल्पनिक नेता का किरदार है जो बार बार कहता है कि देश में सब ठीक है, ऑल इज वेल। इसके जवाब में पूरब झा का किरदार गाने के जरिए समझाने की कोशिश करता है कि असल में हालात ऑल इज वेल नहीं बल्कि ऑल इज हेल जैसे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ध्रुव राठी ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, वीडियो जरूर देखें। ध्रुव राठी के इस ट्वीट पर एक एक्स यूजर ने लिखा, ध्रुव राठी ने कहा कि वीडियो जरूर देखना चाहिए, अब इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। कॉमेडी के नाम पर सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसके लिए सम्मान बनता है। वहीं कुछ लोग इस वीडियो के खिलाफ भी लिख रहे हैं और एक तरीके से पूरा राइट विंग उनके अगेंस्ट एक्टिव हो गया है। एक एक्स यूजर ने लिखा, ऑल इज हेल। इस थीम पर बना ये वीडियो जो पूरब झा ने बनाया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको इस देश में इतनी आजादी मिल रही है कि जिस देश ने इतना सब कुछ दिया है, तुमको खुल के बोलने का, अपना विचार रखने का कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, फिर भी इस तरह का कंटेंट है। एक एक्स यूजर ने लिखा, पूरब झा का समय सिर्फ तब तक अच्छा चल रहा था जब तक कि उसने ऑल इज हेल नाम की वीडियो नहीं बनाई थी। जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की और वो आग की तरह वायरल हो गई और अब यहीं से उसके लिए मुसीबतों का दौर भी शुरू होगा। पूरब को लगता है कि ऐसी वीडियो बनाकर वो सोए हुए लोगों को जगा देगा और लोग सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है जहाँ सरकार की आलोचना करने पर भी कार्रवाई नहीं होती थी। इट्स बीजेपी गवर्नमेंट ब्रो। वायरल होना हमेशा आसान नहीं होता क्योंकि कई बार पॉपुलैरिटी के साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ जाती है। भगवान पूरब झा की रक्षा करे। इस तरह के ट्वीट्स पर लिखा, कई राइट विंग और बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैंडल एक यूट्यूबर का वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने नेताओं और सरकार की पोल खोल दी है। मुझे नहीं पता ये पेड पीआर है या नहीं, लेकिन वीडियो मौजूदा सरकार के खिलाफ है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से वे खुद मान रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है और काम ठीक से नहीं हो रहा। सबसे बड़ी पाखंड ये है कि इसी मुद्दे पर ध्रुव राठी पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तब इन्हीं लोगों ने उन्हें गालियां दी थी, लेकिन अब जब कोई और वही बात कह रहा है तो ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, कई आरडब्ल्यू समर्थक बीजेपी ट्रोल्स पुरानी ट्वीट को लेकर पूरब झा को निशाना बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला एक वीडियो बनाया है। अगर पूरब को ध्रुव राठी लाइट कहा जा रहा है तो ये उसका अल्ट्रा लाइट वर्जन है। आपको बता दें कि पूरब झा के एक पुराने ट्वीट को लेकर भी निशाना बनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था, सुन बे आतंकवादियों का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता, यही कंपैरिजन करते करते मर जाना, जिनके अपने खोए हैं उनके लिए प्रेयर कर लेंगे तो ज्यादा शांति मिलेगी तेरे दिल को, ना कि ये करके। वहीं आपको बता दें कि पूरब झा की एडिटिंग टीम द्वारा भारत का गलत नक्शा शेयर हो गया था, उसको लेकर भी लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि पूरब झा ने वीडियो शेयर करके बताया भी था कि ये गलती से हुआ। अब उन ट्रोलर्स को जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, पूरब झा से गलती से भारत का गलत नक्शा शेयर हो गया तो आरडब्ल्यू ट्रोल्स हंगामा मचा रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के नेता और उनके ऑफिशियल हैंडल भारत का गलत नक्शा शेयर करते हैं तब सब चुप रहते हैं। यही है आरडब्ल्यू के पेड ट्रोल्स। इस पर नीमो यादव नाम के एक्स यूजर ने लिखा, पूरब झा का एक वीडियो ऑल इज हेल ध्रुव राठी और कुणाल कामरा के सारे वीडियो मिलाकर भी उससे ज्यादा असरदार है। इसकी वजह यह है कि लोगों के मन में पहले से ही धारणा बनी हुई है कि ध्रुव और कुणाल बीजेपी विरोधी हैं और उनके लगभग 90% फॉलोअर्स भी उसी सोच के हैं, इसलिए उनकी बात ज्यादातर एक ही वर्ग तक सीमित रह जाती है। लेकिन पूरब झा के साथ ऐसा नहीं है। पूरब झा अपनी काबिलियत और टैलेंट के दम पर आगे आए हैं। लोगों ने उन्हें उनकी मिमिक्री कला और क्रिएटिव कंटेंट की वजह से पसंद किया। उनका कंटेंट पहले पूरी तरह गैर राजनीतिक था, इसलिए उनके दर्शकों में लेफ्ट विंग, राइट विंग और न्यूट्रल तीनों तरह के लोग शामिल हैं। अब जब पूरब देश के हित में संतुलित और समझदारी भरा राजनीतिक कंटेंट बना रहे हैं तो इसका असर सभी वर्गों पर पड़ेगा। इससे उनके फॉलोअर्स की सोच और विचारधारा में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। बिहार से होकर भी उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है, ये वाकई गर्व की बात है। बिहारियों को चाहे जितनी भी नफरत झेलनी पड़े, सच्चाई यही है कि इस देश को आगे बढ़ाने में बिहारियों की बड़ी भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। पूरब झा इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है, एक बिहारी सब पर भारी। उम्मीद है कि भविष्य में और भी ऐसे क्रिएटर्स आगे आएंगे। वहीं इस वीडियो के आने पर लोग पूरब झा और कैरी मिनाटी को कंपेयर भी करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि हाल में कैरी मिनाटी का एक वीडियो कॉफी विद जलन भी आया, जिसने तेजी से ज्यादा व्यूज हासिल किए। इसके बाद दोनों वीडियोस की तुलना शुरू हो गई। एक एक्स यूजर ने लिखा, ये वीडियो बिल्कुल बेकार है और इसमें जरा भी मजा नहीं है। पूरे 16 मिनट का वीडियो है, लेकिन एक भी ऐसा पल नहीं आया जिस पर हंसी आए। कैरी मिनाटी को लगता है कि अभी भी 2019 चल रहा है और लोग वही पुराने क्रिंज जोक्स पर हंसेंगे।
कमेंट्स देख लो, उसके खुद के यूट्यूब दर्शक भी अब बोर लग रहे हैं। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, कितने लोगों ने पूरब झा और कैरी मिनाटी का नया वीडियो देखा है? कैरी मिनाटी के नए वीडियो को लेकर हर कोई नफरत क्यों कर रहा है? जहां हर तरह से जुल्म की दास्तानें सुनने को मिलती है, वहीं एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पहले लोगों को थोड़ा डराया, लेकिन बाद में सच्चाई पता चली तो लोगों ने खूब तारीफ की। बताएंगे आपको इस वायरल वीडियो के बारे में इस बुलेटिन की छठी खबर में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क किनारे गुब्बारे बेचकर गुजारा कर रहे एक बच्चे के गुब्बारों को एक एक कर फोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में बच्चा असहाय और डरा हुआ नजर आता है, जबकि आसपास खड़ी भीड़ में से कोई भी उसे बचाने या रोकने की कोशिश करता नहीं दिखता। देखने में ऐसा लग रहा है कि बच्चा एक मुस्लिम परिवार से है और रोज की तरह मेहनत मजदूरी कर अपने घर का सहारा बन रहा था। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। यूजर सवाल उठा रहे हैं कि असली कायर कौन है, वो व्यक्ति जो एक गरीब बच्चे पर बेरहमी दिखा रहा है या वे लोग जो मदद करने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाकर तमाशा देखते रहे। एक और यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हम इंसान होकर कहां पहुंच गए हैं, हमें थके हुए हाथों को थामना चाहिए, ना कि बेबस लोगों पर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अब इस वीडियो की सच्चाई बताते हुए ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, ये वीडियो भारत का नहीं बांग्लादेश का है। वीडियो में एक आदमी एक छोटे लड़के से उसकी उम्र पूछता है, लड़का गुब्बारे बेच रहा होता है, आदमी उससे सारे गुब्बारे खरीद लेता है और उसे पैसे देता है, फिर वो लड़के से कहता है कि गुब्बारे बेचने की जगह स्कूल जाओ या घर जाकर खेलो। वीडियो के आखिर में वो आदमी लड़के को 1000 टका देता है। वहीं इस ट्वीट पर स्वाति के लिखती हैं, इस वीडियो की सच्चाई जानकर अच्छा लगा, एक पल के लिए मेरा दिल टूट गया था, लेकिन ये पढ़कर सुकून मिला। गली न्यूज ये पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो किस समय का है, लेकिन इस वीडियो में जुबैर के माध्यम से जो सच्चाई सामने आई है उसे जानकर खुशी होती है। अगर इस तरह के कदम उठाए जाए और इन बच्चों की मदद के लिए लोग आगे बढ़े तो ये हकीकत में एक बहुत बड़ी और सराहनीय पहल होगी। आप अपनी मर्जी से जय श्री राम बोल सकते हैं, जो बोले सो निहाल बोल सकते हैं, लेकिन क्या नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर नहीं कह सकते? आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है? बताएंगे आपको पूरा मामला इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बागपत में गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसे के छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। इस रैली में मदरसा संचालक और उनके बेटे भी बच्चों के साथ चल रहे थे। आपको बता दें कि सुबह करीब 8:30 बजे गौना गांव के मदरसे के बच्चे गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा रैली निकालने के लिए इकट्ठा हुए। रैली मदरसा से शुरू होकर गाँव की गली से होते हुए निकली। पुलिस तक मामले की शिकायत पहुंची। पुलिस ने वीडियो की जाँच के बाद मदरसा संचालक व बेटे को हिरासत में लिया। थाना चांदी नगर प्रभारी अतर सिंह ने बताया, रैली में धर्म विशेष के नारे लगाना नियमों के खिलाफ है। मदरसा संचालक रहम इलाही व उनके बेटे साहिल को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। मामले में केस दर्ज किया जाएगा। बागपत पुलिस ने ट्वीट करते हुए बताया, इस संबंध में थाना चांदी नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी और कार्रवाई को लेकर लोगों ने पूछा, इसमें गलत क्या है? बच्चों ने बहुत ही शांति से रैली निकाली और किसी तरह का कोई भी हुड़दंग नहीं किया। इस पर एक एक्स यूजर ने सवाल पूछते हुए ट्वीट किया, आप क्या जरूरी कार्रवाई करेंगे? उस वीडियो में गलत क्या है? यूपी पुलिस खुले तौर पर नरसंहार की बात करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अल्लाहू अकबर कहना अपराध है। मैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए 100 वीडियो शेयर कर सकता हूं, क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे? इस पर एक और एक्स यूजर ने पूछा, महोदय इसमें विवादित क्या है? बल्कि ये तो संवैधानिक है, दर्शाता है कि धर्म और देश दोनों सर्वोच्च और समान है, फिर क्या गलत है? ऐसे वीडियो और मूवी में हजारों सीन है जहाँ पे देश के जवान हाथ में तिरंगा लिए हर हर महादेव का नारा लगाते दिख जाएंगे। एक एक्स यूजर ने लिखा, बच्चों की मासूम आवाज में अल्लाहू अकबर सुनकर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। ये बच्चे तिरंगे के साथ देश बनाने आए थे, नफरत फैलाने नहीं। देशभक्ति हर दिल में अलग अलग तरीके से बसती है, सबको एक ही सांचे में ढालने की जरूरत नहीं। भारत सेकुलर है, रहेगा। #रिपब्लिक डे। कौर वुमन नाम की एक्स यूजर ने लिखा, अगर मुझे जो बोले सो निहाल का नारा लगाने की अनुमति है तो फिर वे क्यों नहीं लगा सकते? इसमें क्या समस्या है? अगर मैं अपने धर्म का नारा लगाता हूँ और वो कोई न्यूज नहीं बनता तो फिर ये न्यूज कैसे बन जाती है? जर्नलिस्ट आदित्य मेनन ने ट्वीट किया, कोई भी सच्चा देशभक्त इस वीडियो को देखकर गर्व महसूस करेगा, जहां आस्था और देशभक्ति साथ साथ दिखाई देती है। इसमें जरा भी नफरत नहीं है। हर तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और उनके लिए नफरत फैलाने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक बयान आया है असम के मुख्यमंत्री का, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन की 8वीं खबर में। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि जब चुनावी सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तो राज्य में 4 से 5 लाख मियां वोटर हटाए जाएंगे। इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
डिब्रूगढ़ जिले के दिग्बोई में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मियां लोगों को परेशान करना उनका काम है। मियां शब्द असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें अक्सर बांग्लादेशी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वोट चोरी का मतलब है कि हम कुछ मियां वोट चुरा रहे हैं। उन्हें असम में वोट देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। जब उनका ध्यान चुनावी सूची के स्पेशल रिवीजन के दौरान हजारों बंगाली भाषी मुसलमानों को भेजे गए नोटिस की ओर दिलाया गया, तो उन्होंने कहा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट ना कर सके। चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कर रहा है, लेकिन असल में इसे स्पेशल रिवीजन के रूप में किया गया है, जो सामान्य तौर पर होने वाले मतदाता सूची अपडेट जैसा ही है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये SR तो शुरुआती है। जब असम में SIR होगा तब 4 से 5 लाख मियां वोट हटाने ही पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि विपक्ष क्या सोचता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, मेरा काम मियां लोगों को परेशान करना है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार कानून के दायरे में रहकर इस समुदाय के लिए कुछ उत्पाद पैदा करेगी। कांग्रेस नेता अमान वदूद ने कहा, मुख्यमंत्री ने असम में संविधान को पूरी तरह बेअसर कर दिया है। 27 दिसंबर 2025 को जारी मसौदा मतदाता सूची के अनुसार असम में अब 2,51,00,000 वोटर हैं। इसमें 4,78,000 लोगों को मृत घोषित किया गया, 5,23,000 लोगों को स्थानांतरित पाया गया और 53,619 डुप्लीकेट नाम हटाए गए। चुनाव अधिकारियों का दावा है कि 61 लाख से ज्यादा घरों का 100% सत्यापन किया गया है। अमन वदूद ने एक्स पर हिमंत बिस्वा का बयान शेयर करते हुए लिखा, जो कर सकता है वो मियां को परेशान करे। अगर रिक्शा का किराया 5 रुपए है तो 4 रुपए ही दे। असम के मुख्यमंत्री खुले तौर पर एक समुदाय के साथ आर्थिक भेदभाव करने की बात कह रहे हैं। इसको लेकर आरफा खानम शेरवानी ने एक्स पर लिखा, क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट सच में ठीक से काम कर रही है? ये खुद से इस मामले पर ध्यान क्यों नहीं देती और इस मुख्यमंत्री को तुरंत कानून के तहत जवाबदेही क्यों नहीं ठहराती? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ये व्यक्ति खुलेआम मुसलमानों के साथ भेदभाव और उन पर जुल्म को सही ठहरा रहा है। इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। ये शर्मनाक नेता असम को हिटलर की जर्मनी जैसा बना रहा है। लॉयर एंड एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, सांप्रदायिक आधार पर नफरत फैलाना एक गंभीर अपराध है। यदि पुलिस वास्तव में कानून के शासन को लागू कर रही होती तो हिमंत बिस्वा शर्मा जेल में होते। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा, भाजपा शासित राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुले तौर पर कहते हैं कि उनका काम मुसलमानों के लिए मुश्किलें पैदा करना और उनके खिलाफ आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा देना है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी बातें बहुत ही शर्मनाक हैं और उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूं कि वो इस मामले में अपने आप संज्ञान ले और हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया, सबसे बुरी बात यह है कि उनके लोगों ने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनकी ही सांप्रदायिक नफरत से भरी बातों को दोहराया और दिखाया। ये सच में यकीन से परे और बहुत डरावना है। जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया ने लिखा, भारत में शपथ लेना मजाक बनकर रह गया है। एक मुख्यमंत्री खुलेआम संविधान और उस शपथ के खिलाफ बोलता है जिसे उसने निभाने की कसम खाई थी। क्या इस शपथ की कोई जवाबदेही है? इसे तोड़ने पर क्या सजा होती है? एक सच्चे लोकतंत्र में ऐसे मामले में महाअभियोग होता। ऐसे शर्मनाक मुख्यमंत्री की वजह से असम की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हर जगह मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनके खिलाफ जमकर जहर उगला जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नफरत के दौर में इंसानियत के जज्बे को जिंदा रखे हुए हैं और नफरती चिंटुओं को करारा जवाब देते हैं। बताएंगे ऐसे ही एक वाक्य के बारे में इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। आज का भारत, जहां हर गली, हर चौराहा और हर सोशल मीडिया पोस्ट से पहले ये तय किया जा रहा है कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान। नफरत की राजनीति ने इंसान को इंसान नहीं बल्कि पहचान के एक ठप्पे में बदल दिया है। भीड़ का हौसला इतना बढ़ चुका है कि अब बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं और सवाल इंसानियत का नहीं बल्कि मजहब का किया जाने लगा है। इसी जहरीले माहौल में एक छोटा सा वाकया सामने आता है जो नफरत के पूरे नैरेटिव को हिला देता है। कुछ लोग जो खुद को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, एक बुजुर्ग को घेर लेते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, दबाव बनाया जाता है और माहौल डराने वाला हो जाता है। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक आवाज उठती है, शांत मगर मजबूत। ये आवाज ना तो नफरत की थी न डर की, ये आवाज इंसानियत की थी और यहीं से कहानी करवट लेती है। यहीं से धर्म के नाम पर खड़ी दीवारें दरकने लगती है। यहीं से वो नाम सामने आता है जो नफरत करने वालों को सबसे ज्यादा चुभता है, मोहम्मद दीपक। आइए अब आपको बताते हैं पूरी कहानी सौरभ नाम के शख्स के ट्वीट के जरिए। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की बाबा नाम से 30 साल पुरानी कपड़ों की दुकान है, जिस पर बजरंग दल वाले पहुंच गए कि दुकान का नाम बदलो या बाबा बन जाओ। बुजुर्ग कह रहे हैं कि बेटा, बोर्ड पर ऊपर साफ साफ लिखा है शोएब अहमद, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन नफरती लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, ये बाबा नाम हटाओ। बुजुर्ग ने फिर कहा कि बेटा 30 साल पुरानी दुकान है, GST में भी यही लिखा है, कैसे बदलवाएं अब? तो नफरती लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, कैसे भी बदलवाओ लेकिन बदल जाना चाहिए।
ये बवाल देखकर सड़क से गुजर रहे दो दोस्त, जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम था, दोनों दुकान पर आते हैं और दुकान वाले से पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो वो बताते हैं कि नाम बदलने को कह रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि कोई नाम नहीं बदलेगा, कल को ये कोट द्वार छोड़ने को बोल देंगे तो छोड़ दोगे। फिर बहस होती है और दोनों दोस्त नफरती लोगों को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देते हैं। नफरती लोग इनसे इनका नाम पूछते हैं तो एक शख्स अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है। सौरभ आगे लिखते हैं, देखिए पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि सरकार नहीं चाहती, और सरकार इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना उसे फायदा होगा, इसलिए आम हिंदू लोगों को ही नफरती लोगों को जवाब देना होगा। अब इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, कोटद्वार से आज की वायरल वीडियो के हीरो मोहम्मद दीपक। जब कुछ नफरती लोग एक मुसलमान दुकानदार पर नाम बदलने का दबाव बना रहे थे, तब स्थानीय हिंदू भाइयों ने एकजुट होकर उन्हें खदेड़ दिया। उसी दौरान जब किसी ने इनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो भाई ने गर्व से अपना नाम बताया, मोहम्मद दीपक। ये सुनकर नफरत फैलाने वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुसंख्यक समाज की खामोशी की वजह से ही ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। यही असली भारत है, प्यार, एकता और भाईचारे का देश। वसीम अकरम त्यागी एक्स पर लिखते हैं, और अंत में लोग दीपक को ही याद रखेंगे। कोटद्वार में नफरती गैंग के दो चिंटू मुस्लिम व्यक्ति की दुकान का बोर्ड चेक करने आए तो दीपक की एंट्री हुई। दीपक से भी पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जो करना है कर ले। दीपक के आगे नहीं चली, भाग खड़े हुए। उधम सिंह नगर में एक व्यक्ति जो वीडियो बना रहा था आधार चेक करने के नाम पर, और एक व्यक्ति पीछे से मुर्गी चुरा लेता है। कुछ दिन बाद लोग वीडियो बनाने वाले को और मुर्गी चुराने वाले को भूल जाएंगे, लेकिन दीपक आज पूरे उत्तराखंड का हीरो बन गया है। लोग उसकी फोटो वीडियो शेयर कर उसको दुआएं दे रहे हैं। बुजुर्ग सही कहते हैं कि जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती है, तोड़ने वालों के महल भी वीरान हो जाते हैं। काविश अजीज ट्वीट करती हैं, गुंडा नाम क्या है, युवक मोहम्मद दीपक, गुंडा आए मोहम्मद दीपक। हर घर में दीपक जैसे लड़के होने चाहिए जो समाज को मोहब्बत की जड़ों से बांधे रखते हैं। वहीं इस पूरे वाक्य के बाद दीपक की एक और वीडियो सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कहते हैं किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वो कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि नफरत की। नफरत तो आप कितनी ही फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। नफरती चिंटुओं को जरा भी चैन नहीं, मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर खुद ही जलील होकर मुंह के बल गिर जाते हैं। ऐसी ही एक नफरती चिंटू रिद्धिमा शर्मा के बारे में इस बुलेटिन की 10वीं खबर में आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर नफरती चिंटू रिद्धिमा शर्मा के आजकल कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में वो मुसलमानों के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही है और जहर उगल रही है। उनके इस तरह के बयानों पर लोगों ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कई लोग उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। हाल ही में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि रिद्धिमा शर्मा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगाजी महाराज मंदिर में गई थी। वीडियो में दावा किया गया कि उन्होंने मंदिर में हिंदू मुस्लिम संबंधी कोई काम करने की कोशिश की। इस वीडियो पर भी लोगों ने खूब आलोचना की और कहा कि ऐसे काम समाज में नफरत और विवाद बढ़ाते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि रायबरेली में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर एक और अपडेट सामने आया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करते हुए बताया, रायबरेली में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयान देने पर रिद्धिमा शर्मा के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया गया था। अब राजस्थान के गोगामेडी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने गोगामेडी मंदिर में सांप्रदायिक शांति भंग की कोशिश की। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, वो ऐसा कर रही है जैसे हर नया अपराध केस उसके लिए चुनावी टिकट के लॉयल्टी पॉइंट हो। शायद सरकार को ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री हेट स्पीच रोजगार योजना शुरू करनी चाहिए, उनके टैलेंट को देखते हुए। एक और एक्स यूजर ने लिखा, रिद्धिमा शर्मा ने रायबरेली में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातें कही, लेकिन सवाल ये है कि क्या रिद्धिमा को इसकी सजा मिलेगी या नहीं। एक और एक्स यूजर लिखते हैं, बहुत लोग नफरत फैलाते हैं, लेकिन ये महिला तो हद ही पार कर रही है, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। अच्छा हुआ कि किसी ने शिकायत दर्ज कराई। ऐसे लोग हमारे समाज की धर्मनिरपेक्ष संरचना के लिए बहुत खतरनाक हैं। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।